हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में जानेंगे। तो इसका हम देखेंगे अर्थ क्या होता है कृषि के वाणिज्यीकरण, इसका उद्देश्य क्या था, प्रक्रिया क्या थी, इसका परिणाम या मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे। तो कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या होता है ना। ब्रिटेन ने जो व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर भारत में नकदी फसलों को जो बढ़ावा दिया उसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहते थे, है ना। ये ब्रिटिश नीति का एक अंग थी और इसमें परंपरागत फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। नकदी फसलें कौन कौन सी थी, जैसे कपास, जूट, अफीम, है ना, चाय, ये थी, है ना। इसके लिए बाध्य किया गया। और परंपरागत फसलें कौन सी थी, जो खाद्यान्न फसलें होती थी, जैसे ज्वार, मक्का, है ना, धान, ये जो फसलें थी परंपरागत फसलें थी। इसकी जगह नकदी फसलों को करने के लिए बाध्य किया गया। अब इसके उत्तरदायी कारण क्या क्या थे। सबसे पहला कारण यह था कि ब्रिटेन को अधिकतम भू राजस्व की चाहत थी, है ना। अधिकतम वो चाहता था अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करे, है ना। अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करेगा जब प्राप्त करेगा जब वो किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे। इससे ज़्यादा किसानों को ज़्यादा भू राजस्व प्राप्त होगा, है ना। और वो इससे किसानों से ज़्यादा पैसे ले सकेंगे या प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा कारण ये था कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। कच्चा माल क्या क्या था, कपास, नील, अफीम, जूट, है ना। ये कच्चा माल था, तो भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और इसको ब्रिटेन निर्यात किया गया। वहां से कच्चा माल प्रसंस्कृत होकर भारत में आता था और भारत के बाजारों में उसको फैला दिया जाता था या बाजारों में उसकी भरमार कर दी जाती थी। आगे मैं बताऊंगा कि इससे हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन हुआ जब ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत में आई। तो यह हम आगे देखेंगे। ब्रिटेन ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए भारत में वाणिज्य कृषि को बढ़ावा दिया गया, है ना। जैसे कलकत्ता, केंटन और लंदन का एक त्रिकोणीय व्यापार था। इसमें क्या होता था कि केंटन से चाय निर्यात की जाती थी लंदन में, है ना। लेकिन फिर भारत में चाय उत्पादन को बढ़ावा दिया गया कृषि के वाणिज्यीकरण से। तो क्या हुआ कि जो कलकत्ता से चाय निर्यात की जाने लगी लंदन को, और जो केंटन से, जो चीन से जाती थी चाय, उसके निर्यात में कमी आ गई, है ना, कमी आ गई। भारत से ब्रिटेन चाय निर्यात होने लगी, तो जो चीन से ब्रिटेन में चाय निर्यात होती थी उसमें कमी आ गई। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटेन को फायदा हुआ आर्थिक। और ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में अफीम के उत्पादन को बढ़ावा दिया और इस अफीम को चीन में निर्यात किया, क्योंकि चीन में अफीम की काफी मात्रा में वहाँ डिमांड थी, इसलिए उसको चीन में निर्यात किया। और इस क्रम में उन्होंने काफी बड़ी धनराशि प्राप्त की, है ना। इस क्रम में उन्होंने काफी बड़ी धनराशि प्राप्त की। अब प्रक्रिया क्या थी कृषि के वाणिज्यीकरण की। सबसे पहले मतलब प्रक्रिया ये थी कि इन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो असम में थी चाय की खेती प्रारंभ कराई, है ना। चाय की जो कृषि थी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम में चाय की खेती को प्रारंभ किया। और 1858 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। असम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई, 1858 में असम चाय कंपनी की स्थापना हुई। इन चाय बगानों में इन चाय बगानों में ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। कौन सी पूंजी लगी हुई थी, ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। तथा जो मजदूर थे वो बंधुआ मजदूर थे, ना, बंधुआ मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। 1773 में वारेन हेस्टिंग ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र में ले आए, है ना। जो अफीम की खेती थी उसको कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र में ले आए, है ना। और कोई भी कंपनी के अलावा अफीम की खेती नहीं कर सकता था, है ना। तो कंपनी के एकाधिकार में लाया और इस अफीम का निर्यात चीन को किया, है ना, जिससे उन्हें काफी राजस्व की प्राप्ति हुई। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयात किए जाने वाले कच्चे माल और खाद्यान्न पर आयात शुल्क काफी कम रहा। तो क्या हुआ कि जो भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के थे, जो फसलों का उत्पादन हो रहा था वो आसानी से ब्रिटेन में पहुंचने लगा, आसानी से ब्रिटेन में पहुंचने लगा। नेक्स्ट क्या होता है,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका परिणाम या मूल्यांकन क्या रहा। तो देखेंगे सबसे पहले सकारात्मक परिणाम। इससे क्या हुआ कि अलगाव की स्थिति कम हो गई, है ना। अलगाव की स्थिति कैसे कम हो गई? शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ने लगा, है ना। कृषि के वाणिज्यीकरण से नकदी फसलों को बढ़ावा मिला। अब ये नकदी फसलें शहरी क्षेत्रों में उपस्थित मंडियों में पहुंचने लगी और ग्रामीण लोग वहां ले जाकर इसको पहुंचाने लगे। इससे क्या हुआ? ग्रामीण और शहरी संपर्क में वृद्धि हुई। ग्रामीण और शहरी संपर्क में वृद्धि हुई। भारतीय कृषि का उत्पादन भारतीय कृषि का उत्पादन का निर्यात किया जाने लगा। विदेशों में भारतीय कृषि का उत्पादन होता था, जैसे जूट, चाय, कपास, इसका निर्यात होने लगा विदेशों में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। ये एक सकारात्मक पॉइंट निकल कर आता है। तो इसके अंतर्गत विशेषीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्मित होने लगे, जैसे कपास उत्पादक क्षेत्र, चीन उत्पादक क्षेत्र, है ना। चाय मतलब चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र, है ना, कपास उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र, है ना। ये विशेषीकृत उत्पादन क्षेत्र भारत में आने लगे। और भारतीय कृषि पूंजीवादी कृषि में रूपांतरित होने लगी। और इससे क्या हुआ? व्यक्तिगत पूंजी जो थी उसमें वृद्धि होने लगी। लोगों की व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि होने लगी। अब नकारात्मक पक्ष हम देखेंगे, कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या नकारात्मक प्रभाव रहे। नकारात्मक प्रभाव ये निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। किसान की निर्धनता और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। कैसे हुई? कि जैसे नकदी फसलों का उत्पादन हुआ तो किसान नकदी फसलों की खेती के लिए किसान ने ऋण लेना प्रारंभ कर दिया, है ना। महाजनों से ऋण लेना प्रारंभ कर दिया, है ना, क्योंकि उसके पास नकदी फसलों के बीज तो होते नहीं थे। अब सरकार ने बोला कि आपको नकदी फसल करनी है, अनिवार्य कर दिया, बाध्य कर दिया। तो फिर वो बीज बीज वगैरह के लिए ऋण लेने लगा, है ना। ऋण लेने लगा तो ऋण लेने लगा। और सरकार ने क्या किया? दूसरी तरफ भू राजस्व की राशि भी अत्यधिक कर दी, है ना। भू राजस्व की राशि भी अत्यधिक कर दी। इससे क्या हुआ कि वो महाजनी शोषण का शिकार हो गया, है ना। सेठ साहूकारों के अंदर वो किसान फंस गया। वो ऋण लेने लगा। ऋण क्यों लेने लगा? क्योंकि उसे भू राजस्व भी देना था और नकदी फसलों की खेती के क्रम में उसे बीज वगैरह भी लेना था। तो वो शोषण का शिकार होने लगा, महाजनों के शोषण का शिकार होने लगा। अब खाद्यान्न उत्पादन में कमी होने लगी। जो खाने पीने की जो फसलें होती थी, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, इसके उत्पादन में कमी आने लगी, है ना। कमी आने लगी तो अकाल की समस्या बढ़ने लगी, है ना। अकाल बढ़ने लगा क्योंकि किसान खाएगा क्या? नकदी फसल तो खा नहीं सकता। तो वो अकाल की समस्या से ग्रस्त होने लगा। नेक्स्ट हमारा नकारात्मक रहेगा, किसान अपरिचित और दूरस्थ बाजार पर निर्भर हो गया, है ना। दूर दूर की मंडियों पर वो निर्भर हो गया, क्योंकि जो नकदी फसलें होती थी वो दूर वाले क्षेत्रों में जाके मंडियों पे बिकती थी। इससे क्या हुआ? बिचौलियों की संख्या में वृद्धि हो गई। बिचौलियों जो मध्यस्थ थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई और शोषण में भी वृद्धि होने लगी। इस तरह से एक अमेरिकी इसी समय क्या होता है, अमेरिकी गृह युद्ध भी चलता रहता है। जो कपास का मुद्दा भारत में एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है, जिसे हम दक्कन के दंगे नाम से जानते हैं। दक्कन के दंगे, दक्कन के दंगे कैसे होते हैं? दक्कन के दंगे दक्कन के दंगे किस संदर्भ में होते हैं? जब अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा था तो अमेरिका से कपास आता था ब्रिटेन में, लेकिन गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास आना लगभग बंद हो गया, कम हो गया। अब इस परिप्रेक्ष्य में वहां पे कपास की आवश्यकता थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया? भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया। भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया। दक्कन जो क्षेत्र है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ को कपास उत्पादन काफी होता है। तो जो कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया तो दक्कन में क्या हो गया? दक्कन में दक्कन में कपास उत्पादन बढ़ने लगा। कपास उत्पादन बढ़ने लगा तो वो कपास का निर्यात किया जाने लगा। कपास का निर्यात किया जाने लगा। इसी क्रम में क्या कर दिया सरकार ने? भू राजस्व की राशि बढ़ा दी। दक्कन क्षेत्र में भू राजस्व की राशि बढ़ा दी। भू राजस्व की राशि बढ़ा दी तो वहाँ पे किसानों को इसको फायदा नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ क्या हुआ? जब गृह युद्ध समाप्त हो गया, गृह युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य वापस व्यापार सामान्य हो गया। तो भारत से कपास की मांग में कमी आने लगी। भारत से कपास की मांग में कमी आने लगी तो भारत से निर्यात में कमी हो गई। तो किसानों का नुकसान होने लगा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो भू राजस्व की राशि बढ़ाई थी दक्कन क्षेत्र में,
कब बढ़ाई थी? जब अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा था, भारत से निर्यात में वृद्धि हो रही थी, जब भू राजस्व की राशि बढ़ा दी गई थी। लेकिन जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो उस भू राजस्व की राशि को कम नहीं किया गया भारत से। तो नहीं किया गया तो भारतीय किसान अत्यंत ऋणग्रस्त और उस भू राजस्व को चुकाने में अत्यंत ऋणग्रस्त होने लगे। इस संदर्भ में वहां पे दंगे भी होने लगे, है ना। इन दंगों को दक्कन के दंगों के नाम से जाना जाता है ना। इन दंगों को दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। दक्कन के दंगों को नाम से जाना जाता है। अब हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? कृषि के वाणिज्यीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला जैसा इंग्लैंड में हुआ था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भारतीय किसानों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि भारत में औपनिवेशिक शक्ति के तहत ये चीजें हो रही थी, है ना। औपनिवेशिक औपनिवेशिक शोषण हो रहा था। औपनिवेशिक शोषण हो रहा था। कोई भी चीज जो देखी जा रही थी वो उपनिवेश के, जो ब्रिटेन के संदर्भ में देखी जा रही थी, ब्रिटेन को कितना लाभ हो रहा है, भारत को इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि औपनिवेशिक शोषण चल रहा था। जबकि इंग्लैंड में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था वहां का लाभ उनके किसानों को मिला था, है ना। क्योंकि वहां पे औपनिवेशिक शोषण का ऐसा कोई भी मामला नहीं था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। एक हम प्रश्न इसमें देखते हैं यूपीएससी का कि कृषि के वाणिज्यीकरण में किस सीमा तक भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को प्रभावित किया, है ना। तो ये आपको कृषि के वाणिज्यीकरण की जो चीजें मैंने बताई पूरा उसको उसमें समझाना है और इसको 150 शब्दों में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।